ऑल्ट न्यूज के शरीक बानी मोहम्मद जुबैर जमानत पर जेल से रिहा हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में दर्ज तमाम 6 एफआईआर में उन्हें अबूरी जमानत दे दी है। मोहम्मद जुबैर ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी कि यूपी में उनके खिलाफ दर्ज तमाम 6 एफआईआर को मनसूख किया जाए। हालांकि कोर्ट ने मुकदमात खत्म करने से इनकार कर दिया, लेकिन जुबैर के खिलाफ दर्ज तमाम एफआईआर को यकजा करने और दिल्ली पुलिस के खसूसी सेल को मुंतकिल करने की हिदायत दी है। देखिए रिपोर्ट। ऑल्ट न्यूज के शरीक बानी मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में दर्ज तमाम 6 मुकदमात में अबूरी जमानत दे दी है। साथ ही जुबैर के मामले में तहकीकात के लिए तश्कील दी गई उत्तर प्रदेश की एसआईटी को भी अदालत उज़्मा ने तहलील कर दिया है और जुबैर के खिलाफ तमाम मुकदमात को दिल्ली मुंतकिल करने का हुक्म सादिर कर दिया। जस्टिस चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच ने मोहम्मद जुबैर को फौरी रिहा करने का हुक्म दिया है। बेंच ने कहा कि एक मामले में 8 जुलाई को जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। एक और मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिल गई। अब भी वो कई मुकदमात की वजह से जेल में है। अदालत उज़्मा ने कहा कि जुबैर को मुसलसल जेल में रखने का कोई जवाज नहीं है। दिल्ली में दर्ज मुकदमात यूपी में दर्ज मुकदमात से मिलते जुलते हैं। यूपी के मामलात भी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को मुंतकिल कर दिए गए हैं। हम अपनी तरफ से किसी एफआईआर को मनसूख नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद कहा कि अगर अर्जी गुजार चाहे तो दिल्ली हाई कोर्ट में एफआईआर को मनसूख करने के लिए अर्जी दायर कर सकता है। अदालत ने यह भी कहा कि इन्हें किसी नई एफआईआर में गिरफ्तार न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान यूपी हुकूमत ने कहा कि मोहम्मद जुबैर से कहा जाए कि वो ट्वीट न करें। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सहाफी को लिखने से कैसे रोका जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी कानून की खिलाफ वर्जी होती है तो इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवाज उठाने पर किसी के खिलाफ पेशगी कार्रवाई कैसे हो सकती है। उत्तर प्रदेश में दर्ज दीगर मुकदमात के बारे में मोहम्मद जुबैर के वकील वीरेंद्र ग्रोवर ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जुबैर के ट्वीट्स देखे जाएं। उन्होंने सच्चाई को उजागर किया है। ये पुलिस पर आयद है कि वो समझे उकसाने का काम कौन कर रहा है। एडवोकेट ग्रोवर ने मजीद कहा कि बराह करम अदालत इनके ट्वीट्स देखें, इनमें उकसाने वाली कोई बात नहीं है। उन्होंने सुदर्शन टीवी की तरफ से दायर मुकदमे का भी जिक्र किया। कहा बतौर फैक्ट चेकर उन्होंने सुदर्शन टीवी के ग्राफिक्स में गलत मस्जिद की तस्वीर दिखाने का मामला उठाया। बतौर फैक्ट चेकर जुबैर ने गजवा बम धमाकों में असल मस्जिद की तस्वीर पेश की। वीरेंद्र ग्रोवर के मुताबिक इन मामलों को देखने से साफ है कि जुबैर ने कोई जुर्म नहीं किया, लेकिन सुदर्शन चैनल ने इनके खिलाफ 153A, 295A के तहत मुकदमा दर्ज कराया। ये जुबैर को खामोश करने की कोशिश है। 20 जून को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने मोहम्मद जुबैर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इनके खिलाफ ये एफआईआर 2018 में सेंट्रल बोर्ड फिल्म सर्टिफिकेशन से हरी झंडी मिली। 1983 की फिल्म किसी से ना कहने की तस्वीर पोस्ट करने के मामले में हुई थी, जिसमें दिखाया गया है कि हनीमून होटल का नाम बदलकर हनुमान होटल कर दिया गया है। इस तस्वीर को लेकर हनुमान भक्त नामी ट्विटर सारिफ ने शिकायत की थी और कहा था कि इनके मजहबी जज्बात को ठेस पहुंची है। इसी तस्वीर को पोस्ट करते हुए जुबैर ने पीएम मोदी पर तंज किया था। मोहम्मद जुबैर के वकील वीरेंद्र ग्रोवर ने अदालत में सवाल उठाया और कहा कि पुलिस कैसे जादुई तरीके से इस मखसूस ट्वीट की बुनियाद पर मोहम्मद जुबैर के 4 साल पुराने ट्वीट के लिए गिरफ्तार कर सकती है। इससे कबल बीजेपी के साबिक तर्जुमान नुपुर शर्मा के पैगंबर इस्लाम के बारे में मुतनाज़ा रिमार्क्स की वजह से हिंदुस्तान को सिफारती सतह पर निमटना पड़ा था। कई इस्लामी ममालिक ने बयानात जारी करके सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया था। कतर ने तो भारत से माफी का मुतालबा किया था। दरअसल नुपुर शर्मा के मामले को मोहम्मद जुबैर ने ही जोर शोर से उठाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।
श्रीलंका के अरकान पार्लियामेंट ने रानिल विक्रमासिंघे को सदर मुंतखब कर लिया है। रानिल विक्रमासिंघे को 134 और उनके हरीफ को 82 वोट मिले हैं। कुल 223 एमपीज ने वोट डाला, जबकि 2 एमपी वोटिंग से गैर हाजिर रहे। सदारती इंतखाब जीतने के बाद पार्लियामेंट से खिताब करते हुए रानिल विक्रमासिंघे ने तमाम जमातों से मिलकर काम करने की अपील की है और श्रीलंका को इस मुसीबत से निकालने को कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो जुमेरात को तमाम जमातों के साथ बैठकर बात करेंगे। श्रीलंका की पार्लियामेंट ने शदीद इक़्तिसादी और सियासी बहरान के दरमियान रानिल विक्रमासिंघे को श्रीलंका का नया सदर मुंतखब कर लिया है। विक्रमासिंघे अभी श्रीलंका के कायम मकाम सदर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। नए सदर के इंतखाब के लिए श्रीलंका की पार्लियामेंट में तमाम अरकान पार्लियामेंट मौजूद थे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म महिंद्रा राजापक्से भी पार्लियामेंट में नजर आए। सदारती इंतखाबात से पहले श्रीलंका की पार्लियामेंट के बाहर भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे। रानिल विक्रमासिंघे को 134 एमपीज के वोट हासिल हुए, जबकि उनके हरीफ दलस अला पीरोमा को कुल 82 वोट मिले। इस इलेक्शन में 223 अरकान पार्लियामेंट ने वोट डाले, जिनमें से सिर्फ 219 वोट दुरुस्त माने गए और 4 वोटों को बातिल करार दिया गया। चंद रोज पहले श्रीलंका के सदर गोटाबाया राजापक्से के मुस्ताफी होने के बाद रानिल विक्रमासिंघे सदर का ओहदा संभाल रहे थे। अब विक्रमासिंघे 2024 तक श्रीलंका के सदर रहेंगे। इससे कबल मई में रानिल विक्रमासिंघे 6ठी बार श्रीलंका के वज़ीर-ए-आज़म बने थे। हालांकि उनकी पार्टी यूनाइटेड नेशनल को राजापक्से बरादरान के दौर में होने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में गैर मुतवक्के शिकस्त का सामना करना पड़ा। उन्हें एक भी सीट पर जीत नहीं मिल सकी, लेकिन पार्लियामानी रुकनियत की कौमी फहरिस्त की बुनियाद पर उनकी पार्टी को एक नशिस्त अलॉट की गई। इस एक नशिस्त की मदद से विक्रमासिंघे 226 नशिस्तों वाली पार्लियामेंट में पार्लियामानी सियासत में सरगर्म रहे और श्रीलंका में बहरान के दौरान उन्हें वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर बिठा दिया गया था। මේ රට අද තියෙන්නේ ඔබතුමාට කියන්න උවමනා නැහැ කොච්චර අමාරු තත්වයකද කියලා. ආර්ථික වශයෙන් රටේ තරුණ තරුණියන් ක්‍රමයේ වෙනසක් ඉල්ලනවා. අපිට විදේශ වශයෙන් අද ලෝකේ ප්‍රශ්න ගණනාවක් තියෙනට පැටලෙන්නේ නැතුව අපි යන්න තියෙන්නේ. ඉදිරියට යන්න අපි අලුත් වැඩසටහනක් ඇති කරන්න තියෙනවා. ජනතාව අපෙන් ඉල්ලන්නේ පරණ දේශපාලනය නෙමෙයි. මේ පාර්ලිමේන්තුව එකට එකතු වෙලා ඒ වැඩ කටයුතු කරන එක. रानिल विक्रमासिंघे 24 मार्च 1949 को पैदा हुए। कोलंबो के रॉयल कॉलेज से तालीम हासिल करने के बाद इन्होंने कानून की प्रैक्टिस की और बाद में सियासत में कदम रखा। 1970 में यूनाइटेड नेशनल पार्टी ने उन्हें अपनी 2 नशिस्तों के लिए चीफ एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया। वो ब्यागामा सीट से पहली बार पार्लियामेंट पहुंचे और साबिक वज़ीर-ए-आज़म JR जयवर्धने ने उन्हें अपनी काबीना में वजीर बनाया। 1 मई 1993 को श्रीलंका के साबिक सदर रणसिंघे प्रेमदासा की तमिल बागी ग्रुप LTTE के एक खुदकुश हमले में मौत हो गई। इसके बाद DB विजय तोंगा की क़यादत में उबूरी हुकूमत तश्कील दी गई। इसमें रानिल विक्रमासिंघे को वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया। 2001 में रानिल विक्रमासिंघे दूसरी बार मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बने। श्रीलंका में 2015 में सदारती इंतखाबात हुए, जिसमें रानिल विक्रमासिंघे को एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी मिल गई। उसी साल श्रीलंका में पार्लियामेंट तहलील कर दी गई और दोबारा इंतखाबात कराए गए। इसमें रानिल जीत गए और एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म बन गए। 2015 और 2019 के दरमियान सियासी गैर यकीनी सूरत हाल रही। श्रीलंकन सदर सिरिसेना ने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए रानिल विक्रमासिंघे की जगह ली। महिंद्रा राजापक्से को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया, लेकिन फिर हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद उन्हें 5वीं बार वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया। 2019 में सदारती इंतखाबात हुए थे और उसमें गोटाबाया राजापक्से ने कामयाबी हासिल की। इसके बाद रानिल विक्रमासिंघे ने वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा छोड़ दिया। इसके बाद विक्रमासिंघे की पार्टी को राजापक्से के दौर में होने वाले इंतखाबात में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। अलॉट शुदा सीट के साथ रानिल पार्लियामेंट में दाखिल हुए। माशी बहरान के दरमियान अब रानिल विक्रमासिंघे को 6ठी बार वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया। कोलंबो में बैठे मुजाहिरीन ने कहा कि वो अपना एहतजाज जारी रखेंगे। अक्सर मुजाहिरीन ने विक्रमासिंघे की जीत पर नाराजगी जताई है। This moment we are not happy at all because he came to the parliament without any vote base.
He came from the back door to the parliament and he came and protected the Rajapakshas. Now again he is there to protect the Rajapakshas, because we say Sri Lanka, we say we don't have dollars to get fuel, we don't have dollars to get gas, but we see in the parliament money has spoken at this moment. This election was a kind of a assurance, a certificate for us saying that parliamentarians have failed us. They have failed us because they have not listened to the people's demands. People are struggling, they can't have food, they can't have kerosene, they don't have gas, they don't have diesel, they don't have petrol. विक्रमासिंघे को एक माहिर सियासी खिलाड़ी समझा जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी की शिकस्त के बावजूद खुद को इख्तिदार में बरकरार रखा है। पार्लियामेंट में फतेह के बाद इन्होंने कहा है कि मुल्क के हालात बहुत मुश्किल हैं और मुस्तकबिल में बहुत से चैलेंजेस हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। इराकी कुर्द हुकाम ने बताया कि शुमाली इराक में तुर्की के फजाई हमलों में 8 सयाह हलाक और 20 से ज्यादा जख्मी हो गए। जिले के मेयर मुशीर मोहम्मद ने दी एसोसिएटेड प्रेस को बताया कम अज कम 4 मिसाइल नीम खुद मुख्तार कुर्दों के जेर इंतजाम इलाके ज़खोस जिले में बारख के रिजॉर्ट इलाके में गिरे हैं। हलाक होने वाले तमाम अफराद इराक के शहरी थे। हुकाम की तरफ से जारी वीडियो फुटेज में तबाहशुदा खेमे नजर आए, कुर्सियां खून से लथपथ दिखाई दी। वज़ीर-ए-आज़म मुस्तफ़ा अल-काज़मी ने वज़ीर ख़ारजा फ़वाद हुसैन की क़यादत में एक वफ़द को इलाके की तरफ रवाना किया। तुर्की वक्तन फ़वक्तन शुमाली इराक में फ़ज़ाई हमले करता है और कालादम कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के अनासिर को निशाना बनाता है। तुर्की ने PKK को दहशतगर्द ग्रुपों की लिस्ट में रखा हुआ है। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर जारी है। फ्रांस, स्पेन, यूनान और बरतानिया में हुकाम जंगलों में लगी आग से निपटने में मसरूफ रहे, जबकि पुर्तगाल में अब तक गर्मी की लहर से मुतल्लिक 1000 से जायद हलाकतें रिपोर्ट हो चुकी है। जनूब मगरबी फ्रांस में फायर फाइटर्स खित्ते में 30 बरस में सबसे बड़ी जंगल में लगने वाली आग बुझाने की कोशिश करते रहे, जबकि हुकाम ने एक शख्स को आतिशजनी के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। फ्रांस में जंगल में लगने वाली आग से 75 मरबा मील का रकबा मुतासिर हुआ है, जबकि 30,000 अफराद बेघर हो चुके हैं। उधर यूनान में कदीम शहर एथेंस के नजदीक तेज हवाओं की वजह से जंगल में लगने वाली आग तेजी से फैल रही है, जबकि बरतानिया जहां रिकॉर्ड गर्मी की लहर से शहरी बेहाल हैं, वहां ग्रेटर लंदन के इलाके में वाक़े गांव वेनिंगटन में आतिशजनी की वजह से कई घर तबाह हो गए हैं। रवा बरस फरवरी में अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मौसमियाती तब्दीली के बाइस अगले 28 बरस में जंगलों में आतिशजनी के वाक़यात में 30% इजाफा हो सकता है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा है कि अमरीकी अफवाज को शाम से निकल जाना चाहिए और शाम की हुकूमत को मुल्क के तमाम हिस्सों पर खुद मुख्तारी हासिल होनी चाहिए। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने तेहरान में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान से मुलाकात के बाद किया। तीनों रहनुमाओं ने शाम के तनाज़े पर तबादले ख्याल किया, जबकि पुतिन ने तेहरान के दौरे का इस्तेमाल आलमी ग़ज़ाई बहरान को कम करने और यूक्रेनी अनाज की बरामदात दोबारा शुरू करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत याफ्ता तजवीज़ पर तबादले ख्याल करने के लिए किया। रईसी ने सरबराही इजलास में इस बात पर जोर दिया कि शाम के खिलाफ सहूनी हुकूमत के हमलों की मजम्मत की जानी चाहिए और इन हमलों को जल्द अज जल्द रोका जाना चाहिए। حاکمیت سوریه باید بر تمام نقاط این کشور حاکمیت داشته باشه، لذا حضور امریکایی ها در شرق فرات به هر بهانه هیچ گونه وجهی ندارد و باید از اونجا خارج بشن. تأکید در این نشست نسبت به محکومیت حملات رژیم صهیونیستی و ضرورت توقف هرچه سریعتر این حملات به سوریه، این حملات به مردم، به ارتش، به نیروهای مسلح در
سوریه نقض حاکمیت سوریه است و برخلاف همه قوانین بین‌المللی و باید هر چه زودتر این روس کے صدر ولادیمیر پوتن کا کہنا ہے کہ نارڈ سٹریم 1 بحال نہ ہونے سے یورپ کو گیس کی ترسیل میں مزید کمی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے یہ بات گزشتہ روز ایران اور ترکی کے صدور کے ساتھ سہ فریقی اجلاس کے دوران ایران میں کہی۔ پوتن نے کہا کہ چونکہ نارڈ سٹریم 1 پائپ لائن سالانہ مرمت اور دیکھ بھال کی وجہ سے مکمل طور پر فعال نہیں ہے، اس لیے یورپ کو گیس کی فراہمی میں مزید کمی کی جا سکتی ہے۔ Июля, числа 26, по-моему, это надо спросить у «Газпрома». Также на регламентные работы, на ремонт должна быть отправлена еще одна машина. А где мы возьмем отремонтированную, совершенно непонятно. То есть сейчас работает две. 60 миллионов перекачивает в сутки. Вот если еще одна придет, ну хорошо, будет работать две. А если не придет, будет одна. Это будет только 30 миллионов кубических метров в сутки. Ну посчитайте, сколько можно прокачать. ایمنسٹی نے میانمار کی فوج کی جانب سے بڑے پیمانے پر بارودی سرنگوں کے استعمال کو جنگی جرائم کے مترادف قرار دیا ہے۔ محققین نے تھائی لینڈ کی سرحد کے قریب میانمار کی ریاست کا دورہ کیا، وہاں انہیں ایسے شواہد ملے کہ فوج کی جانب سے چاول کے کھیتوں اور چرچ کے ارد گرد بارودی سرنگیں بچھائی گئیں۔ ان بارودی سرنگوں سے شہری زخمی اور ہلاک بھی ہوئے۔ ایمنسٹی نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ میانمار کی جانب سے اپنی ہی آبادی کے خلاف بارودی سرنگوں کے ظالمانہ اور گھنونے استعمال پر اس ملک کے خلاف کارروائی کرے۔ قابل ذکر ہے کہ مسلح افواج کی طرف سے فروری 2021 میں جمہوری طور پر منتخب حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد ملک کی قیادت کو فوجی جنتا کو سونپ دیے جانے کے بعد سے حالیہ مہینوں میں لڑائی میں تیزی آئی ہے۔ اقوام متحدہ نے افغانستان میں انسانی حقوق کی صورتحال سے متعلق کہا ہے کہ طالبان کے حکومت میں آنے کے بعد سے سیکیورٹی میں بہتری آئی ہے، لیکن اس دوران سینکڑوں افراد بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق اقوام متحدہ کے افغانستان میں امدادی مشن نے شائع ہونے والی رپورٹ میں افغان خواتین اور بچیوں کو درپیش مشکل حالات کو بھی اجاگر کیا۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد کس طرح سے خواتین اور بچیوں کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم کیا گیا۔ افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے نمائندہ خصوصی مارکس پرزل نے کہا کہ ہماری مانیٹرنگ سے ظاہر ہوتا ہے کہ 15 اگست کے بعد سے اگرچہ سیکیورٹی صورتحال میں بہتری آئی، لیکن افغانستان کے عوام بالخصوص خواتین اور بچیوں کو ان کے مکمل حقوق نہیں دیے گئے۔ نظیر بسا Burma's report highlights concerns with regard to ongoing extrajudicial killings, arbitrary arrests and detentions, torture and ill treatment, denial of women and girls' rights to participate in many aspects of daily and public life, restrictions on the media and civic space, and the situation in places of detention. From mid-August of last year to mid-June 2022, UNAMA recorded 2,106 civilian casualties, 700 killed, 1,406 wounded, the majority of which were attributed to targeted attacks by the self-identified Islamic State in Iraq and the Levant, Khorasan province, known as ISIL-KP. یوکرین کی خاتون اول اولینا زیلنسکا نے امریکی خاتون اول جل بائیڈن اور صدر بائیڈن سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی۔ صدر جو بائیڈن بھی زیلنسکا کے استقبال کے لیے ساؤتھ لان میں موجود تھے۔ انہوں نے یوکرین کی خاتون اول کا گلدستوں سے استقبال کیا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق خاتون اول نے یوکرین کی حکومت اور اس کے عوام کے لیے امریکہ کی مسلسل حمایت پر تبادلہ خیال کیا۔ زیلنسکا کے جاری ہفتے میں واشنگٹن میں متعدد اہم ملاقاتوں میں سے ایک ملاقات تھی۔ یوکرین کے خاتون اول نے پیر کو واشنگٹن میں امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن سے ملاقات کی تھی۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ زیلنسکا اور بلنکن نے روس کے بڑے پیمانے پر حملے اور اس کے نتیجے میں ہونے والے انسانی نقصانات پر بات کی۔ بلنکن نے یوکرین کی حمایت کے لیے امریکی عزم کو دہرایا۔ برطانیہ میں وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں حتمی 2 امیدواروں کا فیصلہ
कर लिया गया है। बोरिस जॉनसन की जगह कंजर्वेटिव पार्टी के रहनुमा और वजीर आजम अब या तो ऋषि सुनक या फिर लिज ट्रस बनेंगे। ये फैसला बुध को कंजर्वेटिव अरकान पार्लियामेंट के दरमियान वोटिंग के आखिरी दौर में किया गया। अब देखना यह है कि 5 सितंबर को बरतानिया के अगले वजीर आजम के नाम का ऐलान में बाजी किस के हाथ में लगती है। इसके लिए पार्टी के 16 लाख मेंबरान के दरमियान पोस्टल बैलेट के जरिए वोट करवाए जाएंगे। दोनों उम्मीदवारों के दरमियान 25 जुलाई को बीबीसी पर आमने सामने बहस होगी। वोटिंग के 5वें मरहले में ऋषि सुनक को सबसे ज्यादा 137 वोट मिले, जबकि लिज ट्रस को 113 वोट मिले। तीसरे नंबर पर पेनी मार्डोनेंट को 105 वोट मिले और इस तरह मार्डोनेंट इस दौड़ से बाहर हो गई हैं। इससे कबल मंगल को होने वाली वोटिंग के चौथे मरहले में सुनक को 118 और लिज ट्रस को 86 वोट मिले थे। Officer, I can give you the results of the ballot. 357 votes were cast out of a possible 358. There were 2 spoiled ballot papers. The numbers of votes cast for each candidate is as follows. Mordaunt 105, Sunak 137, Truss 113. Therefore, Rishi Sunak and Liz Truss will be the candidates going forward to a final ballot of Conservative Party members. The ballot will close on the 2nd of September and I will announce the results at 12:30 p.m. on Monday the 5th. मुत्तहिदा अरब इमारात ने फ्रांस को डीजल तेल फराहम करने की पेशकश की है। अरब न्यूज़ के मुताबिक ये नया इक़दाम पेरिस में मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान और फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन के दरमियान होने वाली बातचीत के बाद उठाया गया है। इमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद ने कहा कि मुत्तहिदा अरब इमारात तमाम लोगों, खास तौर पर फ्रांस के लिए तवन्नाई के तहफ़्फ़ुज़ की हिमायत के लिए पुरअज़्म है और तवन्नाई में ताउन हमारे लिए अहम है। वाज़ेह है कि मई में इक़्तिदार संभालने के बाद इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद खलीजी खित्ते से बाहर अपने पहले सरकारी दौरे पर पीर के रोज पेरिस पहुंचे थे।